एक मिनट स्टार्ट करते हैं। कर भला तो हो भला, सब हो भले का भला। मनुष्य बंधा खुद लेख से अपनी, लेख विधाता कलम से हो, कलम चले खुद करम पे अपने। झगड़ा अकल ना किस्मत। तो पंडित रूपचंद जोशी जी का प्रणाम, जिसकी वजह से हम लाल किताब सीख रहे हैं, तो उनको शत शत नमन है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लाल किताब का। तो अभी आज हम स्टार्टिंग से ही शुरू करेंगे। देखिए, इसमें काल पुरुष की ही हम कुंडली लेंगे। हम बिल्कुल भी इधर उधर कुछ नहीं करेंगे कि मतलब जैसे 7 नंबर राशि लिखी है तो हम 1 नंबर की लगन मान के ही हम प्रिडिक्शन करेंगे। ठीक है, जैसे किसी का 7 नंबर का लग्न है तो हम 7 नंबर को ना मान के, यहाँ पे सपोज मार्स है, यहाँ मून है 8 नंबर में, यहाँ राहु है 8 नंबर में, हम ये सब कुछ नहीं कंसीडर करेंगे। यहाँ पर हम जैसे 1 नंबर ही मानेंगे, यहाँ 2 मानेंगे, यहाँ 3 मानेंगे। ठीक है, एज इट इज हम काल पुरुष की कुंडली की तरह ही हम प्रिडिक्शन वो करेंगे। ठीक है, तो जैसे पहला घर जो पक्का घर होता है, इन चीजों को, ये बेसिक चीजें हैं, ये आप अच्छे से याद करके रखिएगा। ठीक है, और आप नोट्स बनाते जाइएगा। जो पहला घर पक्का घर है, मार्स एंड सन का है। अगर ये मंगल और सूर्य कहीं भी कुंडली में बैठे हो, लेकिन हम यही बोलेंगे कि ये मंगल और सूर्य का पक्का घर है। इसमें अगर कोई और प्लेनेट जैसे राहु बैठा है तो हम कहेंगे मंगल और सूर्य के घर में राहु बैठा है। ठीक है, दूसरा पक्का घर है जुपिटर का, और राहु और केतु की हम बैठक बोलते हैं। तीसरा जो है मार्स का है। चौथा पक्का घर है मून का। पांचवा जो है सूर्य और जुपिटर का है। छठा जो है मरकरी एंड केतु का है। 7th हाउस जो है मरकरी एंड वीनस का है। 8th हाउस जो मार्स एंड सैटर्न का है। देखिए, मार्स का पहला घर भी है जो हमने जन्म लिया। ये हमारे जो मार्स है हमारे शरीर का, देह का भी कारक है। और 8वें घर में हम 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं, तो 8वें घर जो है मौत का भी है। ठीक है, 9वां घर जो है जुपिटर का है। 10वां घर 10th हाउस जो है सैटर्न का है। और 11th हाउस जुपिटर एंड सैटर्न दोनों का है। एंड 12th हाउस जो है जुपिटर एंड राहु। अब देखिए, जुपिटर के पास 5 घर हैं, कितना पावरफुल है। 2nd हाउस, 5th हाउस, 9, 11 एंड 12। तो इसीलिए कहते हैं जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। ये हमारी कुंडली के 5 घरों में राज करते हैं। ठीक है, अब इसमें उच्च के ग्रह और नीच के ग्रह हम समझ लेते हैं। ये देखिए बेसिक चीजें हैं, लेकिन ये इसको याद रखनी बहुत जरूरी है। जैसे पहला घर जो है सूर्य का, यहाँ पे एक्सॉल्टेड होता है। ठीक है, दूसरे घर में मून एक्सॉल्टेड। 3rd हाउस में राहु एक्सॉल्टेड होता है। 4th हाउस में जुपिटर। 5th हाउस में कोई भी ग्रह ना उच्च का होता ना नीच का होता, क्योंकि देखिए ये हमारे फ्यूचर का है, ये हमारे बुजुर्गों का है 9th हाउस। ये हम हैं प्रेजेंट, और ये हमारे बच्चों का है। बच्चे क्या है? हमारे फ्यूचर। ठीक है, इस घर में कोई भी ग्रह उच्च नीच नहीं होता है, क्योंकि जैसा हम उन्हें शिक्षा देंगे उसी तरह का वो बच्चे हमारे होंगे। 6th हाउस जो है मरकरी, यहाँ पर एक्सॉल्टेड होता है। 7th हाउस में सैटर्न। 8th हाउस में कोई भी ग्रह उच्च नीच नहीं होता है। सॉरी, 8th हाउस में कोई भी ग्रह एक्सॉल्टेड नहीं होता है, नीच मून ही होता है। 9th हाउस में केतु एक्सॉल्टेड होता है। एंड 10th हाउस में मार्स। और 11th हाउस, यहाँ भी कोई भी ग्रह उच्च नीच नहीं होता। यहाँ पे सभी ग्रह अपना अच्छा ही रिजल्ट देते हैं, क्योंकि ये हमारे लाभ का है, प्रॉफिट का है। तो हर एक आदमी जानता है कि हमें प्रॉफिट कैसे लेने। ठीक है, और जो 12th हाउस में वीनस एक्सॉल्टेड होता है। ये इसी तरह से हम डेबिटेटेड का भी चार्ट बना लेंगे।
तो ये चार्ट आप बिल्कुल दिमाग में सेट करके रखिएगा। ये आप चाहे एडवांस कर लें, सुपर एडवांस कर लें, लेकिन इसकी जरूरत आपको हमेशा पड़ेगी। ये बेसिक है और इसकी जरूरत हमेशा पड़ेगी। तो मैम 12th हाउस में केतु भी एग्जॉल्टेड रहेगा? केतु एग्जॉल्टेड रहेगा, जैसे दो घर दिए, जुपिटर के घरों में केतु एग्जॉल्टेड रहेगा और मरकरी के घरों में राहु। यहाँ भी हम राहु को लिख सकते हैं, लेकिन हम प्रॉपर जो है हम यहीं पे मरकरी को लिख रहे हैं। यहाँ भी हम राहु लिख सकते हैं, यहाँ भी राहु एग्जॉल्टेड है, केतु यहाँ भी है। ठीक है। यस। अब ये तो हो गए एग्जॉल्टेड प्लेनेट का। ये है डेबिलिटेटेड, नीच के, ऑपोजिट हो जाएंगे उसके। ये अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ पर ये सैटर्न हो जाएगा अपने से 7वें घर में। जो प्लेनेट उच्च का था वो नीच का हो जाएगा। यहाँ पे अपोजिट, यहाँ पर जो है सन जो है डेबिलिटेटेड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मार्स था, वो जुपिटर था, तो यहाँ मार्स हो जाएगा, यहाँ जुपिटर हो जाएगा। देखिए ये 1, 4, 7, 10 ये है बंद मुट्ठी के खाने। जो हमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म करे होते हैं, तो हमारे केंद्र में प्लेनेट आते हैं। इस चीज को समझ लीजिए। ये हम जो अच्छा फल अपनी लाइफ में भुगतते हैं, ये हमें केंद्र के प्लेनेट ही अच्छा फल देते हैं, जो हम पिछले जन्म में अच्छा कर्म करके आए हैं। यहाँ पे कोई भी प्लेनेट दूसरे घर में नीच नहीं होता है। 3rd हाउस में केतु, यहाँ पे कोई नीच नहीं होगा। यहाँ पर वीनस नीच का हो जाता है, और यहाँ पर मून, यहाँ राहु, यहाँ पे भी कोई नहीं, यहाँ पर मरकरी। इतना आपको समझ ले लेना है। और 1 से 6 तक के पहले घर के ग्रह कहलाते हैं, और 7 से 12 के बाद के घर के ग्रह कहलाते हैं। तो हम ये कहेंगे जुपिटर जो है पहले घर का ग्रह है, वो बाद के घर के मार्स को देख रहा है। हमें इस तरह से प्रिडिक्शन करनी है कि पहले घर के ग्रह हैं 1 से 6 के, और बाद के घर के ग्रह हैं 7 से 12 के। ठीक है। इसी तरह की इसमें दृष्टियां भी बताई गई हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि देखिए इसकी दृष्टियां टोटली डिफरेंट है, इसमें वैदिक वाली दृष्टियां बिल्कुल नहीं ली जाएंगी। इसमें परसेंटेज दी गई है, लेकिन हम परसेंटेज ना ही आप वैल्यू करें तो अच्छा है। जैसे यहाँ पर कोई प्लेनेट है, जुपिटर है, यहाँ मार्स है। ठीक है। तो ये पहला घर 7वें घर को देख रहा है 100% दृष्टि से, लेकिन 7वां घर पहले घर को नहीं देख पाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। पहले घर की दृष्टि 7वें पे पड़ रही है, 7वें की पहले पे नहीं पड़ेगी। ठीक है। 2nd हाउस में जो भी प्लेनेट होगा वो 6th हाउस को देखेगा, 6th 2nd को नहीं देख पाएगा। वहां पे जैसे हम वैदिक में देखते हैं, जुपिटर अगर यहाँ बैठा है तो हम दृष्टि क्या लेंगे कि इसकी 5वें घर पे भी, 7वें घर पे भी, 9वें घर पे भी। देखिए इसमें इसकी दृष्टियां बिल्कुल अलग बताई गई। 3rd हाउस की जो दृष्टि है, 3rd हाउस में कोई भी ग्रह बैठा है तो वो 3rd हाउस को देखेगा एंड 9th को देखेगा। अगर 3rd हाउस में प्लेनेट है 11th में नहीं है, तो ये कहेंगे कि ये घर सो रहा है। मतलब जो 3rd हाउस में जो ग्रह बैठा है वो तो जाग रहा है, लेकिन वो दृष्टि किसको दे रहा है? किसी को नहीं दे रहा ना। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, हमारे सामने वाले घर में कोई नहीं है, तो हम भले ही राजा हैं या जो भी हैं, हम किस पे अपना वो कर पाएंगे, रूल कर पाएंगे? यानी किसी को नहीं देख पा रहे हैं ना, हम अपने घर के ही राजा हैं, बस ये होगा। अब 4th हाउस जो है 10th हाउस को 100% दृष्टि से देखता है। ठीक है। 5th हाउस जो है 9th हाउस को देखता है 50% दृष्टि से। 6th हाउस जो है 12th हाउस को देखता है 25% दृष्टि से। अब 1 से 6 की दृष्टि बताई गई है। ठीक है। जैसे 1 7 को देख रहा है, 2 6 को देख रहा है, 3 जो है 11 को और 9 को देख रहा है। 4th हाउस जो है 10th को देख रहा है, 5th 9th को देख रहा है, 6th जो है 12th को देख रहा है। अब जो है उल्टी दृष्टियां हैं,
यानी 8th हाउस किसका होता है, मौत का घर है ना। यहाँ पे कोई प्लेनेट अगर दूसरे घर को देखेगा ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि दूसरा घर है धर्म स्थान। तो ये से हमें उल्टी दृष्टि ही बोलेंगे, यानी 8th हाउस से 2nd हाउस को उल्टी दृष्टि जा रही है, वो भी 100%। और 3 इसमें उल्टी दृष्टियां बताई गई हैं। अगर मरकरी 9th हाउस में बैठेगा तो वो उल्टी दृष्टि से 3rd हाउस को देखेगा। और इसकी मरकरी की उल्टी दृष्टि बहुत खराब होगी अगर मरकरी यहाँ बैठा है और यहाँ पर कोई प्लेनेट बैठा है, जैसे केतु बैठा दिया या मून ही है सपोज, तो जब भी मरकरी की दशा आएगी ये मून को डैमेज कर देगा बिल्कुल। क्योंकि इसे मरकरी को आप लोगों को पता ही है बहरूपिया बोला गया है, कि मतलब वो कोई भी वेश बना सकता है। और अगर मरकरी 12th हाउस में होगा तो 6th हाउस को उल्टी दृष्टि से देखेगा। अब उल्टी ये 6th हाउस क्या है, हमारी जॉब का भी है। तो अगर मरकरी 12th हाउस में है तो हो सकता है हमारी जॉब में प्रॉब्लम कर दे, हमारी जो क्या बोलते हैं रोग रिपु शत्रु का घर है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जो भी ग्रह यहाँ पर बैठा होगा, अगर मरकरी 12th हाउस में, जो भी ग्रह 6th हाउस में बैठेगा उसको वो पूरी तरह से खराब ही करेगा। ठीक है। एक उल्टी दृष्टि है शनि की। अगर शनि 6th हाउस में है तो उल्टी दृष्टि से वो 2nd हाउस को देखे। जब भी उसका टाइम आएगा, शनि का टाइम आएगा, शनि की दशा नॉर्मल दशा और एक 35 साल चक्कर से दशा आएगी, तो वो हमेशा 2nd हाउस में बैठे हुए ग्रह को खराब करे। तो ये कुछ रूल्स हैं, हमें ध्यान रखने होंगे। और अब इसमें प्लेनेट की एज बताई गई है। जैसे सैटर्न जो है नॉर्मल जो दशा है 1 से 6 साल, जब बच्चा पैदा होता है और 6 साल तक एक्टिवेट रहेगा। हम नॉर्मली हम देख के, जैसे कि कुंडली नहीं होती कुछ लोगों की, तो हम नॉर्मली एज पूछ के बता सकते हैं कि इसका कौन सा प्लेनेट एक्टिवेट है। ठीक है। सैटर्न, आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। गैलेक्सी A30 प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। राहु की एज जो है 7 से 12 बताई गई है। केतु जो है 13, 14, 15, 3 साल एक्टिवेट रहता है। केतु के बाद जुपिटर जो है 16 से 21 साल एक्टिवेट रहेगा। यहाँ तक किसी को परेशानी कुछ ना समझ में आया हो, वैसे मैंने अभी बेसिक ही बता रही हूँ, तो पूछ सकते हैं। न अच्छा दीदी, क्या मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ दीदी? इसी से रिलेटेड पूछिएगा जो मैंने अभी तक बताया है। ओ अच्छा, मान्य दीदी, अगर राहु पहले घर में यानी कि 1 से 6 के अंदर हो और केतु 7 से 12 के अंदर हो, तो क्या दीदी उस कुंडली में क्या दीदी शनि खराब हो जाता है? जी जी जी, अभी आप आगे का पूछ रहे हैं, जो मैंने अभी बताया है उसका बताइए आप। वैसे हाँ, शनि खराब हो जाता है। मैंने अच्छा दीदी, अगर पहले राशि में कोई प्लेनेट नहीं है मगर दीदी 7वें राशि में सैटर्न है, तो सैटर्न क्या काम नहीं कर पाता है दीदी? देखिए अपने आप प्लेनेट, अभी मैं उस पर भी आती हूँ, मैं बताऊंगी, अभी अभी रुक जाइए। ठीक है। अच्छा ठीक है, थैंक यू दीदी। मून जो है 24th ईयर में एक्टिवेट होगा। और उसके बाद वीनस की एज 25, 26, 27, ये 3 साल एक्टिवेट रहेगा वीनस। अब देखिए इस तरह से समझ सकते हैं सैटर्न क्या है, हमारी प्रोफेशन का कारक है। अब छोटा बच्चा पैदा हुआ, वो अपनी नौकरी तो नहीं करेगा, तो इस तरह से उसकी कुंडली में चेक कर सकते हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है, कहते हैं ना फादर की जॉब अच्छी लग गई, मतलब जॉब में चेंजेस आए, उसकी और इंक्रीमेंट हुआ, है ना। या फादर ने मकान, सैटर्न क्या है, मकान का भी कारक है, तो फादर का मकान बन गया। इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। ठीक है। ये प्लेनेट को इसी तरह से हमें समझना होगा, और प्लेनेट को इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं कौन सा प्लेनेट अच्छा है, कौन सा खराब फल दे रहा है।
या उससे रिलेटेड रिश्तेदार को हम देख के चेक कर सकते हैं कि अगर मार्स हमारा खराब है तो हमारे भाई से संबंध अच्छे नहीं होंगे, या भाई की लाइफ में दिक्कत होगी, या हमारे दोस्त ही हमको धोखा दे जाएंगे। तो इस तरह से हमें प्लेनेट को समझना होगा। अब मार्स जो है 28 से 33 साल तक एक्टिवेट रहता है। मार्स के बाद मरकरी की एज जो है 34 एंड 35 बताई है। सैटर्न की एज जो है 36 टू 41, 6 साल एक्टिवेट रहता है। फिर राहु की एज जो बताई है वो 42 टू 47 एक्टिवेट रहेगा। एंड केतु जो है 48 टू 51, 49 50, ये 3 साल एक्टिवेट। ये इस तरह से साइकिल फिर रिपीट होती रहती है। ठीक है, इस तरह से हमें समझिए तो नॉर्मल दशा हो गई। एक होता है कि कौन से साल में कौन सा प्लेनेट एक्टिवेट, जैसे ये बताएगी, जैसे जुपिटर है तो वो 16वें साल में अपना कैसा रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, जुपिटर को हम एज देखेंगे, 16वां साल है। सन का हम 22वें साल में चेक कर सकते हैं कि सन कैसा है हमारी कुंडली में। मून को हम 24वें में, वीनस को 25th ईयर में, मार्स को हम 28th ईयर में। अब देखिए मार्स क्या है, अगर अच्छा है तो मांगलिक कार्य कराएगा, और खराब है तो एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइजेशन, बीमारियां वो सब दे देगा। तो हमें चेक इसी तरह से करना है प्लेनेट को, कैसा है हमारा प्लेनेट। अगर मरकरी है तो मरकरी जो है 34 की एज में एक्टिवेट होगा, और सैटर्न जो है 36 उसकी एज बताई गई। राहु 42 एंड केतु 48, इस तरह से एज बताई गई है। तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं, इसे हाफ करके भी देख सकते हैं। इस तरह से हम प्लेनेट को चेक करेंगे कि हमारा प्लेनेट कैसा है। ठीक है, अब जैसे हम ये सोए हुए घर की बात कर रहे हैं, जैसे सोया हुआ घर है, जैसे बोल रहे हैं सैटर्न यहाँ है, फर्स्ट हाउस सोया हुआ है। तो अब पहला घर किसका है, मंगल का है। तो अगर आपका भाई है, छोटा भाई है, तो आपका वो सोया हुआ नहीं रहेगा, वो प्लेनेट सोया हुआ नहीं रहेगा। नहीं तो ये जो मैंने एज बताई है उस एज में वो प्लेनेट अपने आप जाग जाएगा। जैसे 28वें साल में वो प्लेनेट अपने आप जाग जाएगा। इस तरह से हम समझ लेंगे। नहीं तो आपको जल्दी जगाना है तो आप मार्स आपकी कुंडली में जहां बैठा है, जैसे मार्स आपकी कुंडली में सपोज 5th हाउस में बैठा है, तो आप मार्स 5th हाउस के उपाय करेंगे। समझ रहे हैं जय मित्रा जी? या तो आप भाई से संबंध अच्छे करिए। अब देखिए आपका तो अपने आप जाग ही गया होगा ना, क्योंकि 28 साल से तो आप ज्यादा के होंगे, तो वो अपनी एज में प्लेनेट अपने आप जाग जाएगा। जैसे ये प्लेनेट की एज मैंने बताई है, अपनी एज में वो प्लेनेट अपने आप ही जाग जाएगा। अगर हमें जगाना है, जल्दी जगाने का है, जैसे जुपिटर सो रहा है तो हमें जुपिटर जगाना है, तो या तो हम अपने, अगर हमारे दादाजी हैं, फादर हैं, उनसे आशीर्वाद लेते रहे, हमारे अपने टीचर से, गुरुजनों से आशीर्वाद लेते रहे, तो उससे जाग जाएगा। नहीं तो आपको नहीं लेना आशीर्वाद, तो जुपिटर आपके जिस हाउस में बैठा हुआ है तो उस हाउस का उपाय कर लीजिए तो जाग जाए। अच्छा दीदी, जस्ट एक क्वेश्चन करना है। मानिए दीदी, अगर किसी का नौकरी में और शादी में बहुत डिले हो रहा है दीदी, इसका मतलब क्या है दीदी? या तो वो पितृ दोष में है, जुपिटर एंड मार्स वो खराब हो रखे होंगे कुंडली में, तभी वो प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज नहीं आएगी। जैसे मार्स जो है मांगलिक कार्य कराता है, वीनस क्या है, स्पाउस रिलेशनशिप का कारक है। तो अगर ये सब प्लेनेट खराब हो रहे हैं, और जुपिटर क्या है, हमारे भाग्य का, लक का कारक है, तो ये सारे प्लेनेट को हमें चेक करना पड़ता है। अगर ये खराब है तो फिर वो शादी में नहीं होने देगा। ओ मने
दीदी मेरा बृहस्पति और शुक्र तो 9वें माने घर में है, और ठीक है, राहु अभी मैं कुंडली की, जय मित्रा जी, अभी मैं कुंडली की बात नहीं कर रही, अभी जो बेसिक में रूल्स हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। आज मैं कुंडली डिस्कशन नहीं कर रही। मैं आज जो है ये जाल किताब के मतलब पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो आप बाद में आप डिस्कस करिएगा अपना चार्ट। अच्छा ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी। देखिए अभी जो पढ़ा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक चीजें हैं, अगर ये क्लियर नहीं हुई ना तो लाल किताब कोई नहीं सीख सकता है। तो ये सारी जो बेसिक चीजें हैं आपको समझनी पड़ेंगी। ये लग रहा होगा कि तो बहुत इजी है, क्योंकि विदाउट इसके हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बता दिया कि अगर फर्स्ट ये पहला घर सो रहा है तो मार्च से जागेगा। किस्मत जगाने वाले ग्रह जो होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जो पहले घर में किस्मत जगाने वाला मार्स होगा, दूसरे घर में मून, थर्ड फोर्थ हाउस में भी मून किस्मत जगाएगा, और इधर भी 8th हाउस में भी किस्मत जगाने वाला मून होगा। थर्ड हाउस में मरकरी, इधर जो है सन, 6th हाउस में राहु किस्मत जगाएगा, 7th में वीनस, और 9th में जुपिटर, सैटर्न, एंड यहाँ पे भी जुपिटर, यहाँ केतु। अगर प्लेनेट सो रहा है तो इनके थ्रू भी किस्मत जगाने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं, किस्मत जगाने वाले ग्रह बोलते हैं। हम ये प्रॉपर रूल है कि वैसे जैसे केतु 12 में एग्जॉल्टेड है और 12 में वीनस भी एग्जॉल्टेड है, तो वीनस नहीं 12 में जगा सकता? नहीं नहीं नहीं, ये प्रॉपर रूल है, मतलब इसी यही किस्मत जगाए। ओके ओके। अच्छा अच्छा दीदी, मुझे एक क्वेश्चन करना था दीदी, कि मैंने अगर किसी का दीदी दोपहर 3:10 में जन्म हुआ है, तो दीदी उसका तो जन्म टाइम का प्लेनेट तो दीदी वेनस है, तो दीदी क्या उसका किस्मत का प्लेनेट क्या वेनस हो जाएगा दीदी? तो मैं आपको वो भी बताऊंगी कि कैसे हमें किस्मत का प्लेनेट देखना है, ठीक है। वो हम जन्म वक्त और जन्म दिन का ग्रह से हम जो है जैसे उपाय के लिए मेनली यूज करते हैं। जन्म वक्त का ग्रह और जन्म दिन का ग्रह जो है उपाय के लिए हम यूज करते हैं। अच्छा, मैंने दीदी मेरा तो किस्मत का प्लेनेट मार्स है, मेरा मार्स 10वें घर में है दीदी। कल हमने डिस्कस करी थी, आप मेरे को ध्यान है आपका चार्ट। हाँ, लेकिन वो मार्च शायद खराब भी हो रहा था ना। हाँ हाँ दीदी, मेरा अष्टम घर में केतु है, तो वो मार्स को डैमेज कर रहा है दीदी। चलिए अब वो कर लेते हैं। जैसे मशनूई इसमें बताए गए हैं, मशनूई ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मशनूई ग्रह को बनावटी ग्रह कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी मेनली उपाय में या तो हम ग्रह को तोड़ दो या जोड़ दो, ये बोला जाता है ना। तो ये उपाय का पार्ट है, लेकिन मशनूई को हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, दो प्लेनेट इकट्ठे कहीं पर भी हैं। जैसे जुपिटर है, जुपिटर की मशनूई क्या है, सन एंड वीनस। अगर चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम हो रही है तो समझ लीजिए कि ये कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं प्लेनेट, तो इसमें से इसे तोड़ दो या जोड़ दो, मतलब इसमें रूल यही है। तो वो अभी नहीं करना, आपको अभी मशरूई ध्यान में कर लेनी है। दो प्लेनेट सन वीनस अगर कहीं कुंडली में है तो हम जो है इसकी 60% पावर जुपिटर की भी वहां मान के देख सकते हैं। पर हमें पूरी साल की खुशियां लेके जाते हैं ना। हाँ सुनो, इसलिए उन्हें अलविदा करते हुए हमें उन्हें रोते हुए नहीं बल्कि अब जो है सन की मशनूई क्या है, सन को हम अपनी इम्यूनिटी सेहत से देखते हैं, तो सन की मशनूई है मरकरी एंड वीनस। मून की मशनूई है जुपिटर
एंड सन। वीनस की जो मशनूई है सांसारिक सुख के लिए देखा जाता है, राहु केतु से मिलके वीनस बनता है। वीनस के बाद मार्स की जो है दो मशनूइयां हैं, मतलब गुड मार्स एंड बैड मार्स। तो गुड मार्स जो बनेगा सन एंड मरकरी से मिलके बनेगा, और बैड मार्स जो है सन एंड सैटर्न से मिलके बनेगा। अब ये तो जैसे आपने मंगल, बहुत सुना इसे है। मंगल बद कह सकते हैं। हाँ, मंगल बद कह सकते हैं। सन सैटर्न से मिलके ये बनेगा। अच्छा दीदी, मेरा तो जो भेनस है वो 9वें घर में है, तो क्या मेरा क्या मंगल बद है बद मेरा? है, जी 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 जी, मंगल बद है। मैंने अच्छा दीदी, अगर किस्मत का प्लेनेट अगर खराब हो गया है वो, तो क्या उसका दान किया जा सकता है दीदी? जी हाँ, किया जा सकता है, किया जा सकता है। अब मरकरी की जो मशनूई है वो जुपिटर एंड राहु है, ठीक है। और मरकरी सैटर्न की भी दो मशनूई है जो बीमारी के लिए यूज होती है, जुपिटर और वीनस। और दूसरी है मार्स एंड मरकरी, ठीक है। जो राहु स्वभाव और केतु स्वभाव बताया गया है। और राहु की भी दो मशनूइयां हैं जो गुड है, अच्छी मशनूई है, वो है मार्स एंड सैटर्न। ये गुड, अच्छा राहु बनेगा, गुड राहु। और बैड राहु जो बनेगा वो सन सैटर्न से बनेगा। अब देखिए, सूर्य शनि की युति होती है तो हम कहते हैं कि मंगल बद हो जाता है, राहु भी खराब हो जाता है, शुक्र भी खराब हो जाता है, और साथ में बुध भी खोखला बुध, यानी ऐसे पर्सन का दिमाग काम करना बंद हो जाता है। तो मार्स अगर सन सैटर्न की युति है तो ये सारी चीजें होती है। केतु की मशनूई जो ये भी दो हैं, जिसे ऐश का मालिक बोला गया है। तो केतु एक तो जो बनेगा सैटर्न एंड वीनस से, और ये गुड, ये अच्छा है। और जो बैड बनेगा वो सैटर्न एंड मून से, ठीक है। ये सारी चीजें हमें दिमाग में, क्योंकि प्रिडिक्शन में सब चीजें काम में आने वाली हैं, तो ये हमें दिमाग में सेट करके रखना पड़ेगा। इतनी ये सारी चीजें, इतने सारे देखिए रूल्स हैं, वो हमें दिमाग में सेट करके रखने होंगे। कुछ लोग नए जुड़े हैं, वैसे मैंने ज्यादा कुछ आगे नहीं कराया है, बस इसमें पक्के घर बताए हैं। ये पक्के घर होते हैं, ये एग्जॉल्टेड प्लेनेट बताए हैं हर घर में, ये डेबिलिटेटेड प्लेनेट बताए हैं, और यहाँ पर जो है जो इसकी दृष्टियां बताई, ठीक है। इतना हमने बता दिया है। इसके आगे हम चलेंगे, टाइप्स ऑफ चार्ट्स इसमें होते हैं। क्योंकि हमें चार्ट देखते ही ये समझ में आना चाहिए कि चार्ट है कैसा, मतलब इसमें क्या वो है, कौन सा वो बन रहा है। सबसे पहले ब्लाइंड चार्ट, अंधी कुंडली की बात करेंगे। जो ब्लाइंड चार्ट कैसे बनता है कि अगर 10वें घर से बनता है, जो प्रोफेशन वाले घर से, जो शनि जो है जो हमारी आंखों की बिनाई का कारक है, अगर 10th हाउस में 2 या 2 से ज्यादा शत्रु ग्रह बैठ जाएं तो ये ब्लाइंड चार्ट बन जाएगा।
जैसे सन सैटर्न ही बैठ गए यहाँ पर, या मार्स मरकरी बैठ गए, 2 या 2 से ज्यादा शत्रु ग्रह बैठ जाएं और कुंडली में चंद्रमा खराब हो, तो उस केस में जो है अंधी कुंडली बन जाएगी। देखिए आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। मैंने अच्छा दीदी, अगर 10वें घर में अगर मंगल बद होकर बैठा है दीदी, तभी भी क्या कुंडली अंधी कुंडली हो जाएगी दीदी? नहीं नहीं नहीं, 2 या 2 से ज्यादा प्लेनेट मैंने बताया है, अगर 2 या 2 से ज्यादा अगर प्लेनेट शत्रु प्लेनेट बैठे हैं तो उस केस में अंधी कुंडली होगी। अगर देखिए इसमें हमें ये देखना पड़ेगा, अगर अंधी कुंडली है जैसे मार्स मरकरी साथ में है, सन राहु साथ में है, या 2 और भी कोई प्लेनेट वीनस साथ में है, तो लेकिन हमें देखना है मून कैसा है कुंडली में। सपोज मून अच्छे घर में है, मून यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो उस केस में ये अंधी कुंडली मतलब ये लाभ भी दे जाएगी। ऐसा पर्सन की मल्टीपल प्रोफेशन होंगे, ऐसा पर्सन जो है कई सारे काम करेगा, उसमें उसको लाभ होगा। और अगर ये मून खराब घरों में है तो ऐसा पर्सन कितना भी वो अपना करियर सेट करने की कोशिश करेगा, प्रोफेशन में अच्छा करने की कोशिश करेगा, उसका प्रोफेशन सेट नहीं होगा। इस चीज का हमें देख के उपाय कराना है। कहीं आपकी कुंडली में मून अच्छा बैठा है और हमने उपाय करा दिया, तो हमें ये सारी चीजें देखनी होंगी। हम मैंने सैटर्न एंड मार्स इन 10th हाउस, ये भी ब्लाइंड कुंडली हो जाएगी? कौन सा, क्या बोला आपने? सैटर्न एंड मार्स इन 10th हाउस। हाँ मैम हाँ, मंगल शनि को अपना दुश्मन मानता है? नहीं, देखिए मंगल शनि को नहीं मानता, मैंने शनि मंगल को मानता है। तो फिर 2 एनिमल नहीं प्लैनेट्स तो नहीं देखिए, हुए मैम? नहीं एने भी बराबरी के हैं, लेकिन देखिए वो खराबी तो कर ही रहे हैं, खराबी तो करेंगे ही वो। देखिए मंगल के घरों में शनि जो है नीच का हो जाता है, मंगल के घर में पहले हाँ घर जी, में शनि नीच का हो जाता है, लेकिन वो शनि के घर में मंगल वहीं उच्च का होता है। तो उसे एनिमी ही कंसिडर करेंगे दोनों को? अब मून को देखिए ना, मून कैसा है आपकी चार्ट में। मून अगर अच्छा है तो नहीं होगा। मून मैंने अगर 3 में है राहु के साथ? किस हाउस में? 3rd हाउस, राहु एंड मून। वहां तो ठीक रहेगा, राहु वहां एग्जॉल्टेड होता है और मून जो है जी, मार्स को हेल्प करेगा। तो हाँ जी। अगर देखिए उसमें देखना पड़ता है कि अगर प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ रही है, प्रोफेशन सेट नहीं हो रहा है, तो उस केस में अंधी कुंडली का इलाज होगा। नहीं तो आप देखिए अदरवाइज नॉर्मल, हाँ हाँ, नहीं तो नॉर्मल उपाय आप ये कर सकते हैं कि जैसे जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां मजदूरों को आप फूड डोनेट कर सकते हैं। ये नॉर्मल हाँ, उपाय तो कोई भी कर सकता है। शनि के। हाँ, शनि को अच्छा करने के। मैंने अच्छा दीदी, अगर चंद्रमा शुक्र और बृहस्पति के साथ अगर 9वें घर में है तो दीदी तब भी चंद्रमा के साथ तो वेनस का कनेक्शन हुआ है, तब क्या चंद्रमा क्या डैमेज हो गया है दीदी? अभी आप इस पे कंसंट्रेट करेंगे, आप अपनी कुंडली की बात करते रहेंगे जय जी। कल भी आप अपनी कुंडली के बारे में पूछते रहे थे, अब इतने सारे लोग हैं ना, तो अभी आपको इस पे जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पे कंसंट्रेट करिए ना। अच्छा ठीक है दीदी, ओके। देखिए सब लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, खाली आपकी चार्ट पे नहीं बात हो रही है। ये तो हो गया ब्लाइंड चार्ट। एक नरोहता के ग्रह होते हैं कि वो आधी अंधी रतौंधी कुंडली जैसे बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सन अगर यहाँ 4th हाउस में है और सैटर्न जो है 7th हाउस में है, तो इसमें रतौंधी कुंडली, आधी अंधी कुंडली जिसे हम बोलते हैं। तो ऐसे में बस इतना आदमी को करना है। अगर ये 3-4 ग्रह के साथ भी है, सपोज सन भी 2-3 ग्रह के साथ है या सैटर्न भी 2-3, लेकिन और बैठे प्लेसमेंट यही होनी चाहिए, तो ये आधी अंधी कुंडली होगी। उस केस में क्या होता है कि ऐसे लोग क्या करते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं रात को लेते हैं। इन लोगों को बोलना है कि जो भी काम करे दिन में करे।
रात को कोई भी काम करेंगे इनका कुछ भी सक्सेसफुल नहीं रहेगा इनके लिए। ठीक है, पहले सब लोग कैमरा ऑन करिए, मैं आगे तभी बताऊंगी आप लोगों को। नमस्कार परेश जी, आप थोड़ी लाल किताब आती है आपको या न्यू है इसमें? आप म्यूट है, म्यूट है। माफ कीजिएगा, दो एक वीडियोस आपके देखे थे सप्तर्षि चैनल पे, तो अच्छा न्यू। ठीक। तो आज ये मैं बेसिक ही बता रही हूँ, लेकिन देखिए ये जो है हमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। तो अगर ये क्लियर नहीं है तो प्रेडिक्शन में प्रॉब्लम आती है। मेनली हमारा बेसिक क्लियर है तो ठीक रहता है। जयप्रकाश जी, आपका क्या है लाल किताब का, आपको आती है? जी थोड़ी बहुत आती है मुझे, एक दो तो आपके बहुत से वीडियो देखे हैं, हनीश सर के वीडियो देखे हैं, उसी से थोड़ा बहुत आता है। सैंडी जी, आप ही यानी काफी टाइम से जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से, आप जी ही मैम, बस पूछते हैं क्वेश्चन? जो आपकी वीडियो देख के पता चला बस वही है। अब देखिए ये जैसे हमने बात कर ली, इसमें बस दो ही कंडीशन है। सन अगर 4th हाउस में है और सैटर्न 7th हाउस में है तो ये आधी अंधी कुंडली है। तो ऐसे लोगों का ज्यादातर क्या है कि अपने जॉब के लिए भी फॉर्म फिल करेंगे ना, वो भी रात को बैठ के करेंगे। अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने जाएंगे, वो भी रात को जाएंगे। घर की कोई डील करने जाएंगे, वो भी रात को ही करने जाएंगे। तो इनके लिए मेनली हम बोलते हैं जो भी आप काम करो दिन में करो, रात को आप काम करोगे सक्सेसफुल नहीं रहो। थर्ड जो चार्ट होता है उसे हम धर्मी कुंडली बोलते हैं। अब धर्मी कुंडली क्या होती है? ऐसे लोगों को हमेशा दैवीय सहायता मिलती है। कहने को इसमें ये होता है कि राहु केतु अगर 4th हाउस में है, जैसे धर्मी कुंडली क्या हो, राहु या केतु 4th हाउस में है तो धर्मी कुंडली होगी चंद्र राहु या चंद्र केतु कुंडली में कहीं भी हो, वो धर्मी कुंडली होगी। गुरु या शनि कुंडली में कहीं भी हो, वो भी धर्मी कुंडली होगी। शनि 11th हाउस में हो तब भी धर्मी कुंडली हो। तो ऐसे ऐसे लोग जब भी परेशानी में होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि कोई उनको हेल्प करने आएगा। देखिए वो कंडीशंस अलग ही होती है कि चंद्र केतु के संग वैसे खराब हो जाता है, चंद्र राहु भी खराब ही है, चंद्र ग्रहण योग है, बुध भी खराब हो जाता है। लेकिन ये है कि ऐसे लोग जब भी परेशानी में होंगे, कोई ना कोई एक ऐसा बंदा आएगा जो इन्हें परेशानी से निकाल दे। ठीक है, मैम एक कुंडली, हाँ मैम एक कुंडली में 2 या 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी बन सकते हैं, मतलब वो धर्मी भी हो सकती है और रतान भी हो सकती है या अंधी भी हो सकती है। जी बन सकता है। राइट मैम 4th में सन हो और 10th हाउस बिल्कुल एम्प्टी हो तो भी ये आधी अंडी कुंडली ही बनेगी? नहीं, लेकिन सैटर्न होना चाहिए, सैटर्न जो है 7th में होना चाहिए। हाँ, कंडीशन यही है। अब देखिए इसमें एक होती है नाबालिग कुंडली। अब नाबालिग कुंडली के लिए वैसे तो ये कहते हैं कि ये 12 साल तक वर्क करती है, 1 से 12 साल तक वर्क करती है। लेकिन जो हमने प्रैक्टिकली देखा है ना कि लाइफ टाइम वर्क करती है। मैं दूसरा आपको करके दिखा देती हूँ, काफी ऐसा हो चुका है, इसे क्लियर करके। अब नाबालिग कुंडली के लिए जैसे लाल किताब में दिए हुए हैं कि 1 साल का बच्चा है तो ये उपाय करें, 2 साल का है तो ये उपाय करें।
लेकिन देखिए नाबालिग कुंडली है ना, तो उस केस में पर्सन को लाइफ टाइम प्रॉब्लम रहती ही है। जैसे कंडीशंस क्या है, फर्स्ट कंडीशन है या तो केंद्र खाली हो। नाबालिग कुंडली में अगर केंद्र खाली है यानी वो पर्सन पिछले जन्म से कुछ लेके ही नहीं आया है। केंद्र खाली है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है सैटर्न राहु या सैटर्न केतु केंद्र में कहीं इकट्ठे हो, मतलब ऐसा नहीं अकेले अकेले, सैटर्न राहु या सैटर्न केतु ये 1, 4, 7, 10 में कहीं भी हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये हो गई। फर्स्ट तो ये थी केंद्र खाली हो, दूसरी कंडीशन है कि सैटर्न राहु या सैटर्न केतु कहीं भी हो। थर्ड कंडीशन है मरकरी, अकेला मरकरी कुंडली में के चारों 1, 4, 7, 10 में कहीं भी हो। अकेला मरकरी 1, 4, 7, 10 में कहीं भी हो। या राहु केतु कुंडली में खाली राहु केतु हो, तो उस केस में ये नाबालिग ग्रह होती कुंडली कहते हैं। तो ऐसे केस में जो है पर्सन जो है ज्यादातर गलत डिसीजन लेता है, तो उसे ये बोला जाता है कि हमेशा अपने घर के मेंबर से या किसी को जो अपना मानते हो उससे ना हमेशा पूछ के डिसीजन कर ले। जो भी जैसे मरकरी कहीं भी बैठा हो इन 4 घरों में, और कोई प्लेनेट नहीं होना चाहिए, ओनली मरकरी केंद्र में हो, कोई भी प्लेनेट नहीं होना चाहिए। या राहु केतु चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, 1, 4, 7, 10 में ये नाबालिग कुंडली होती है। लेकिन एक केस में ये वो भी हो जाता है कि अगर सन यहाँ या यहाँ है तो उस केस में नाबालिग कुंडली नहीं। अगर सन 5th हाउस में है या 11th हाउस में है तो उस केस में ये नाबालिग कुंडली नहीं कहलाएगी। हमें इतनी सारी कंडीशंस को चेक करना है, तभी तब सामने वाले को बोलना है। किसी के आप लोगों में से किसी की है नाबालिग कुंडली? मैम ये मेरी लोग थी क्या लेकिन करते हैं? सन 11th हाउस में है। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं, जैसे बुध है तो बहुत जल्दी में डिसीजन लेंगे और ज्यादातर गलत डिसीजन लेंगे। तो उस केस में उपाय यही बताया जाता है कि आप 4 लोगों से 5 लोगों से पूछकर ही कोई डिसीजन लें, उसके बाद ही मतलब आपको कुछ करना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, जैसे आपको शादी करनी है और नहीं आप पूछ पा रहे हो किसी से कि ये लड़की ठीक रहेगी, तो अब मिरर के सामने आप खड़े हो जाइए और 5 बार पूछिए क्या ये मेरे लिए ठीक रहेगा, ये डिसीजन मेरे लिए ठीक रहेगा, तभी आप कोई फैसला करें आगे का। अदरवाइज वो डिसीजन आपकी खराब गलत भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जन्म दिन और जन्म वक्त के ग्रह। जैसे जन्म वक्त के ग्रह क्या होंगे, जैसे ये भी उपाय में ही हम यूज करते हैं। अगर किसी का बर्थ जो है सुबह 4 बजे से 6 बजे के टाइम का है, तो उसका जन्म वक्त का ग्रह होगा केतु। 6 से 8 के बीच का है तो जन्म वक्त का ग्रह होगा जुपिटर। 8 से 10 के बीच का है तो जन्म वक्त का सन। देखिए ये हम उपाय में ही यूज करें तो अच्छा है कि, या हम ये देख के बता सकते हैं कि पर्सन कैसा होगा। मतलब ये भी एक मैंने लास्ट एक सेशन लिया था कि कोई उपाय काम ना कर रहा हो तो इससे हम उपाय कर सकते हैं इसके थ्रू। अगर 10 से 11 के बीच का समय है तो ये मून का समय होगा, और 11 से 1 का जो है वो मार्च का। वैसे पक्की दोपहर जो है मार्च की बोली गई है। और 1 से 3 या 4 बजे तक का हम टाइम, 3 बजे तक का कर लेते हैं, ये हम वीनस का लेंगे। फिर उसके बाद जो है
3 से लेके 6 तक का मरकरी का, और फिर जो गोधूली का टाइम होता है ना, गोधूली का जो शाम का होता है, इवनिंग वाला टाइम होता है, जब वो सूर्य अस्त हो रहा है वो ये राहु का टाइम होगा। और जो पक्की जो रात जो होती है, नाइट का समय, जो रात का समय होता है वो शनि का होता है। अब जैसे आजकल बारिशों वाले दिन चल रहा है, बारिश फुल टाइम हो रही है, तो उसमें हम कोई भी समय नहीं मानेंगे कि जैसे सुबह का टाइम है या दोपहर के 1 बज रहा है, तो वो भी जो बारिश वाला दिन है वो भी शनि में कंसीडर होगा। या सर्दियों में कभी कभी ज्यादा सर्दी पड़ती है, उस टाइम फुल डे कोहरा रहता है ना, तो उस टाइम भी हम वो सैटर्न का ही टाइम कंसीडर करेंगे। अगर किसी का जन्म पूर्णिमा की रात को हुआ है, अगर किसी का पूर्णिमा की रात का जन्म है, तो हम जो कहेंगे कि मून के टाइम में उसका जन्म हुआ है, मून उसे कंसीडर करेंगे। और किसी का अमावस्या की रात का जन्म हुआ है, अमावस्या की रात है, तो हम कहेंगे कि वीनस के टाइम में उसका जन्म हुआ। थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, लेकिन बहुत वर्क करता है। अब देखिए ये अच्छा मैंने दीदी, मैंने मेरा जैसे दोपहर 3:10 में है दीदी, तो क्या वो शुक्र का है या मर्क्यूरी का है दीदी? आपका शुक्र का वो कब है, ईयर क्या है, सॉरी ईयर, जो कौन से मंथ क्या है आपका? अच्छा दीदी, मेरा नवंबर का दीदी, नवंबर 25। नवंबर। हाँ, तो फिर वो मरकरी का टाइम हो, क्योंकि देखिए उसमें दिन छोटे हो जाते हैं ना, 5 बजे से ही अंधेरा होना शुरू हो जाता है। हाँ दीदी, मैंने 4:45 से उस दिन शाम हुआ था, और मेरा जन्म दोपहर 3:10 में हुआ था दीदी। तो वो ही होगा। अब देखिए इसमें एक चार्ट ये भी होता है, ये आप इसको भी दिमाग में रख लीजिएगा, कौन सा ग्रह दोस्ती और दुश्मनी का, कि बृहस्पति के जो बराबरी के ग्रह हैं राहु केतु शनि है, और उसके जो मित्र हैं सूर्य मंगल चंद्र है, और ये बृहस्पति के जो दुश्मन है शुक्र और बुध है। सूर्य जो बुध जो है बराबरी का है, दोस्त नहीं आएगा, बराबरी का है सूर्य। बर्थ टाइमिंग से क्वेश्चन था। हाँ बताइए। तो इसका मतलब हम ये समझे कि बर्थ टाइम के हिसाब से जो प्लैनेट जो उसका रिस्पेक्टिव जो, इसका मतलब हम ये समझे कि उस तरह का कैरेक्टर है, या मतलब इसका क्या इंटरप्रिटेशन? नहीं देखिए, जैसे आपका बर्थ थर्सडे का हुआ सपोज, है ना, जय मित्रा जी आप म्यूट कर लीजिए आप। जैसे आपका बर्थ थर्सडे का है, तो जन्म दिन का ग्रह हुआ जो है बृहस्पति गुरु, ठीक है। और अगर जन्म वक्त का, जैसे आपका 4 से 6 का टाइम है, तो जन्म वक्त का समय हुआ जो है बुध, ठीक है। तो ये हम इसे ग्रहफल राशिफल में कंसीडर करते हैं कि ग्रहफल के उपाय होंगे, राशिफल के नहीं होंगे। तो अगर आपका कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा है ना, तो हम इसको लेके उपाय कर सकते हैं। ये मैंने लास्ट उसमें सेशन में ये इसका ही डिस्कस करा था, तो ये काफी वर्क करता है। वैसे ना कुछ लोग, जैसे हमारी जो लाल किताब की सॉफ्टवेयर होते हैं, दशाएं इसी से स्टार्ट करते हैं। जैसे जन्म वक्त के समय से, जैसे किसी का 11 से 1 का वक्त जन्म है, तो मंगल से आपकी दशा शुरू हो गई, लेकिन वो दशा वर्क इतनी नहीं करती है। आप जो भी लाल किताब के सॉफ्टवेयर है ना, आप उसमें डालेंगे तो आपकी दशा जो 35 साल चक्कर से उसी से स्टार्ट कर देते हैं। मेरे पास मैम भी तो है। हाँ मैम तो ऐसा भी है कि कभी भी हमें जन्म समय का जो ग्रह है उसका उपाय नहीं करना चाहिए, हमेशा जन्मदिन का ग्रह का करना चाहिए। वो मैंने जो कंबाइन करके बताया था ना, वो इस तरह जो लास्ट वीडियो में बताया था, मैं भी बता दूंगी आपको उसके बारे में। ठीक है मैम। लास्ट वीडियो की रिकॉर्डिंग है वो शेयर कर सकते हैं। हाँ ठीक है, मैं ग्रुप में डाल दूंगी। आप ग्रुप में है ना? यस। हाँ, तो उसमें मैं शेयर कर दूंगी।
Thank you. लास्ट वीडियो वो वाली खाना नंबर 1 जो आपने 1 घंटे की ली है वही वाली? नहीं, उससे पहले की है उससे ग्रहफल पहले तो वो राशिफल। उससे पहले तो वो थी ग्रहफल मंगल राशिफल केतु पे। मंगल राहु की थी। अच्छा नहीं, ग्रहफल राशिफल के उससे है, तो अच्छा वो आप देख लीजिए। ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है मैम, ठीक है। हाँ नहीं, मैं आप लोगों को, आप लोग ग्रुप में हैं तो मैं आप हाँ जी, हाँ जी, ग्रुप में शेयर कर दूंगी, है ना। ठीक है मैम, थैंक यू। Thank you. वो उपाय काफी कारगर होता है। जैसे किसी का मैंने बताया मंगलवार का जन्म है, ठीक है, और बृहस्पति का समय है, जैसे सुबह 8 से 10 के बीच का है, तो उसका उपाय किसका होगा? मंगल 3 का, मतलब तीसरे घर से, जुपिटर 3rd हाउस का आपका उपाय करें, तो ये काफी वर्क करे। अच्छा दीदी, मैं पूछ रहा हूँ कि दीदी अगर किसी का जन्म का टाइम का प्लेनेट वेनस है या मर्क्यूरी है, तो दीदी इन दोनों में मैंने जो बिहेवियर में कोई चेंज हो जाएगा या ऐसे ही नॉर्मल रह जाएगा दीदी? मैंने हम लोग देख के कैसे बोल सकते हैं कि इसका जन्म का टाइम का प्लेनेट वेनस या मर्क्यूरी है? वो आपको खुद पता चलेगा ना, आप कैसे हैं। लग्जरियस लाइफ पसंद करने वाले हैं, ओवर टॉकेटिव हैं, आपकी वाणी, जैसे बुध आपकी कुंडली में जैसा होगा कि मतलब आपकी कम्युनिकेशन इश्यूज, आपका बुध का टाइम होगा। अच्छा, मैंने तो दीदी, मैंने आप तो मुझसे बात कर रहे हो तो आप जस्ट बोल दो ना कि मेरा क्या मर्क्यूरी है या वेनस है दीदी? मरकरी है, बताया ना आपको, मरकरी ही है। आपके बात करने के पैटर्न से पता चल रहा है। और टाइमिंग से भी वही लग रहा है, 3:10 हाँ, 3:10 और नवंबर का टाइम है, तो सर्दियों में तो वैसे भी दिन छोटे छोटे दिन हो जाते हैं। हाँ, तो आपका मरकरी का ही टाइम। अच्छा ठीक है, थैंक यू दीदी। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो ये फ्री सेशन रहा करेगा। मेरी कोशिश रहेगी लाल किताब का मैं पूरा आपको इसमें बता पाऊँ कि सैटरडे या संडे एक दिन रखेंगे, तो 1 घंटे का सेशन रहेगा। और काफी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी आपको इसमें से बीच में छोड़ूंगी, मतलब पूरा मैं देने की कोशिश करूंगी। क्योंकि देखिए लाल किताब में क्या कहा जाता है, जो हमारा 5वां घर जो होता है, क्या बोल रहे हैं जयप्रकाश जी? ठीक है जयप्रकाश जी। तो 5th हाउस जो है हमारे फ्यूचर का, हमारे चिल्ड्रन का होता है। तो अगर हम अपना कमिटमेंट लूज करते हैं ना, तो हमारा 5th हाउस खराब होता है। तो आप जो भी कमिटमेंट करें उसे लूज नहीं करना है, और जो भी आप प्रेडिक्शन में यूज कर रहे हैं तो प्रॉपर देने की कोशिश करें। कहीं ऐसा नहीं कि मैं कुछ यूज कर रही हूँ आपको गलत तरीका बता रही हूँ। मैंने इसीलिए बताया कि जन्म वक्त से सब लोग दशा निकाल के प्रिडिक्ट करते हैं, लेकिन वो दशा वर्क नहीं करती है बिल्कुल ना। वो अक्सर, क्योंकि देखिए अब बारिशों वाला इस टाइम समय चल रहा है ना, और 11 से 1 का मंगल का आपका टाइम हुआ, आप तो उसी से निकाल रहे हैं, लेकिन वो दशाएं गलत दे रही है, क्योंकि वो शनि का टाइम रहा ना वो, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। वो मैं दशा निकालने का भी तरीका, जैसे अब 1 घंटा हो गया है, नेक्स्ट उसमें हम बताएंगे कि 35 साला चक्कर से हम दशा कैसे निकालते हैं। 35 साला चक्कर और 36 साला चक्कर दोनों ही जो मेन इंपॉर्टेंट, जिससे हम प्रेडिक्शन टोटली करते हैं, तो वो पूरा बताएंगे। अच्छा दीदी, अगर किसी का जन्म का टाइम का प्लेनेट अगर मर्क्यूरी है, तो दीदी हम लोग जो दशा देखेंगे क्या वो मर्क्यूरी से देखेंगे या सैटर्न से ही स्टार्ट करेंगे दीदी? देखिए मरकरी से आपकी स्टार्ट होगी, लेकिन मैं बार बार अभी क्या बता रही थी, यही तो बता रही हूँ कि उससे जो गलत निकलती है। उस दिन सपोज बारिश हो रही हो, आप कहाँ से कोलकाता से ब्लॉग करते हैं ना, वेस्ट बंगाल से? हाँ दीदी, मैं दुर्गापुर से हूँ दीदी। तो देखिए उधर अक्सर बारिश होती रहती है, उधर वेस्ट बंगाल में ज्यादातर बारिश होती है ना, तो अब वहां से आप करेंगे तो गड़बड़ ही होगा। तो वो मैं दशा निकालने का तरीका नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करूंगी कि कैसे हमें दशा निकालनी। अच्छा ठीक है, थैंक यू दीदी। बस इतना बता दे रही हूँ कि हम फेस से भी काफी कुछ बता सकते हैं। जैसे हमारा ये पार्ट जो होता है ना, ये इतना जो है ये सूर्य का होता है, ये वाला पार्ट होता है ये शनि का होता है, खाना नंबर 8। ठीक है, नोज जो होती है बुध की होती है, और ये टिप है
ये जो है बृहस्पति की होती है। अब बृहस्पति क्या है, ऑक्सीजन का कारक है, हम सांस लेते हैं, अगर हम इस टिप को प्रेस करेंगे ना तो सांस नहीं आएगी, तो बृहस्पति के उससे सांस लेते हैं। चीक्स जो है बुध के हैं, सॉरी शुक्र के हैं, चीक्स जो है शुक्र के हैं, हमारे कान केतु के हैं, और अपर लिप जैसे लिप्स है, तो लिप्स देख के पता लग सकता है कि किस चीज किसके हैं, कि मंगल, अगर किसी के बहुत मोटे मोटे लिप्स होते हैं ना, तो देख के आप बता सकते हैं कि मंगल बद होगा इसका। टंग जो है ये बुध की है, दांत भी बुध के हैं, चिन्ह जो है वो राहु की है, ये वाला पोर्शन जो है ये, हाँ मैम एक क्वेश्चन था, जिसका ऊपर वाला होठ ज्यादा बड़ा हो उसका मंगल नेक, आई थिंक सो ऐसे होता है, या नीचे वाला होठ ज्यादा बड़ा तो मंगल बद? जी जी ऐसे ही होता है, मंगल नेक ऊपर वाला, मंगल बद नीचे वाला। ज्यादातर नीचे वाला होठ काफी मोटा देखा गया है ना, होता है अगर किसी कुछ का खराब होता है, तो आप फेस से भी काफी रीड कर सकते हैं, किसी के फेस पे मतलब चीक्स पे काफी धब्बे हैं, तो आप ये कर सकते हैं शुक्र राहु या शुक्र केतु इनका कंजंक्ट होगा। जो हमारे बाल हैं शनि के हैं, ये वाला हिस्सा जो है बुध का है, जो गोलाई है ये वाला हिस्सा राहु का है, ये 12वां खाना नंबर 12 है, और गोलाई जो है वो बुध की। तो काफी चीजें हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जो नेल्स हमारे हाथ के नेल्स हैं वो राहु के हैं, और पैर के जो है वो केतु के। अच्छा दीदी, क्या आप किसी का फेस देखकर बोल सकते हो कि उसका 9 प्लैनेट्स में से कौन सा प्लैनेट अच्छा है और कौन सा प्लैनेट अच्छा नहीं है? वो बताया जा सकता है, लेकिन देखना पड़ेगा, उससे बात करके उसका फेस रीड करके ऐसे नहीं हम बता सकते। देखिए वो पहले के योगी होते थे जो एकदम प्रिडिक्ट कर देते थे, इतनी मेडिटेशन इतनी साधना करते थे। हम लोग जो इस टाइम राहु के यूज करके हम कर रहे हैं, तो पहले ये जो इतनी ज्योतिष शिक्षा इतनी पवित्र मानी गई है, तो इस तरह से नहीं होती थी, कितनी दूर से तो गुरु के पास जाके ही जो विद्यार्थी शिक्षा लेते थे, जो हम अभी इतने इजी तरीके से, और देखिए कुछ लोग कैमरा ऑन भी नहीं करते हैं, तो ये नहीं है, तो उसके लिए काफी मेडिटेशन इन सब चीजों की जरूरत होती है, लेकिन हम काफी कुछ हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा तो दीदी जो लोग मैंने तो अभी जितना मैंने कराया है, तो आप ये रिकॉर्डिंग इस पे रहेगी YouTube पे, तो आप लोग ये कर लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम इम्पोर्टेंट ये 35 वाला चक्कर 36 वाला चक्कर जो भी चीजें हम यूज करते हैं लाल किताब में, तो वो यूज करें। तो जुड़िएगा, अपने फ्रेंड्स को भी आप लिंक शेयर कर दीजिएगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोग फ्री लाल किताब का ले सकें फायदा। ठीक है, अच्छा तो दीदी जिन लोगों का गाने बजाने का बहुत सारे क्वेश्चन आज ही कर लेंगे आप। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। नमस्कार, हर हर महादेव। थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you very much.